अब देखते हैं कि पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो मौलाना आ रहा के उस पे भंगड़े डालेंगे या मौलाना के वर्कर जो हैं वो नकद कोकी पे भंगड़ा डालेंगे। ये जो तासर देने की कोशिश की जा रही है ना कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे नहीं बना और फॉर्म 45 और थे और फॉर्म 47 और है, ये गलत तासर है। पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है उससे हुआ ये है कि जो मिडिल क्लास थी वो खत्म होती जा रही है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इलेक्शन नताइज के बाद जीतने वाला परेशान और हारने वाला एहतजाज कर रहा है। जीडीए के सदर पीर पगाड़ा के ये अल्फाज मुल्क की सियासत की असल मंजरकशी कर रहे हैं। कौन किसके साथ खड़ा है और सियासी जोड़ तोड़ में किसका पलड़ा भारी है? पीपी नून लीग के साथ है या उसके साथ हाथ कर रही है? पीटीआई वालों को हालात का जबर मौलाना के दर पर लाया खड़ा इस वक्त जो है नजर आ रहा है। हालांकि माजी में दोनों जमातें एक दूसरे के बारे में क्या क्या नहीं कह चुकी हैं, उनमें से बाज़ बातें तो इखलाकी पैमाने से इतनी गिरी हुई हैं कि दोहराई भी नहीं जा सकती। लेकिन क्या करें, मामला इखलाकियात का नहीं, मामला अब सियासी पैमानों का है। इसलिए तो ये पीटीआई जेयूआई में जो हुकूमती इत्तेहाद है और जो मुत्तहिदा अपोजिशन के मामलात ज़ेरे गौर इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस बंद गली में पीटीआई की सियासत खड़ी है, क्या मौलाना के साथ हाथ मिलाकर अगर वो चलना चाहे, आगे चलना चाहे, तो क्या उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं? ये एक सवाल है। सवाल तो ये भी है कि मौलाना जिस धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए इस वक्त बातें कर रहे हैं और बहुत ख़तरनाक बातें कर रहे हैं, उनकी पार्टी को केपीके में सबसे ज़्यादा बुरी शिकस्त हुई है और वहीं पीटीआई के आज़ाद दंदनाते फिर रहे हैं। तो फिर उसी सूबे में हुकूमत बनाने के लिए मौलाना पीटीआई से ताउन करेंगे? आखिर ये दोनों जमातें किसके खिलाफ इत्तेहाद और किसके खिलाफ एहतजाज करेंगी, या ये महज एक दूसरे को दिलासा दे सकेंगी? वैसे आज मौलाना ने बयान पर अपने जो अपने बयानात उनके आ रहे थे उन पर वजाहत भी दे दी है, लेकिन उनके पुराने दोस्त कल की बातों पर लाल पीले हो रहे हैं और मौलाना को याद करवा रहे हैं कि कल पीडीएम इत्तेहाद की चौधराहट के जो सिला था उनके सिले में उनको वजारतें मिली और आज अगर मौलाना पीडीएम 2 की बस पर सवार नहीं हो रहे तो इसमें भी उनका कसूर है। इस सब शोर शराबे में हुकूमत साजी का अमल जारी है और साथ ही साथ फॉर्म 45 और धांधली की लड़ाई भी जारी है। इस सूरत हाल में हुकूमत बन भी गई तो बकौल पीर पगाड़ा वो हुकूमत 10 माह भी नहीं चलेगी। हो क्या रहा है सियासत में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जैन कुरैशी साहब बड़े दिनों बाद प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम बैक जैन साहब। साथ ही साथ नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और कुछ ही देर में सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। जो आज पीर पगाड़ा साहब ने बातें की हैं ज़रा वो सुनवाते हैं अपने जो पिंड्स हैं और फिर आगे चलते हैं। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। नासिर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि ये सियासतदानों के लिए आज एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, कोई भी हुकूमत साजी कुछ समझ नहीं आ रही। हुकूमत साजी का जो है वो अमल किस तरफ जा रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है, कई चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर तो नहीं चली जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, सूरत हाल तो वाकई क्राइसिस वाली है। किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, हकीकत तो ये है। और पीर साईं पगाड़ा मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है और ज़ाहिर है इस वक्त उनको मैंडेट नहीं मिला और वो इसलिए इस तरह से ज़रूर बात कर रहे हैं। और लेकिन काफ़ी लोग हैरान ज़रूर हैं, कुछ परेशान भी हैं, ये हकीकत है। लेकिन ये अब लोगों का फ़ैसला है और उन्होंने दिया है। सिंध में तो इलेक्शन में इन सब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल रही, बल्कि इनको एक अलाइंस बनाया गया, बड़ा अलाइंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जो अगर सपोर्ट ना होती इनको हासिल और इन पर शफकत का हाथ ना होता तो ये अलाइंस ना बनता, जिसमें PMLN भी
थी तो GDAB, MQMB, JUIF भी और फिर दीगर और भी कुछ ग्रुप इनके साथ थे। लेकिन अब ये लोगों का फैसला था और उसके बाद तो जाहिर है इस तरह की बातें होती हैं। इलेक्शन में जो भी जीतता है वो तो जाहिर है जीत जाता है, जो हारता है और हारने वाले ज्यादा होते हैं और वो कभी कोई अपनी हार जो है वो इस तरह नहीं मानता, तो उनके लिए हमें एहतराम है। अब वो इंतजार करें, चलें, वो 1 साल कह रहे हैं, मे बी 5 साल का इंतजार करना पड़े, लेकिन पीर साहब से अच्छी उम्मीदें हैं। चले 10 महीने कह लें, 8 महीने कह लें, जो भी है, लेकिन इंतजार ही करना होगा ना, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे ना। तो लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, मैं पीर साहब की एक बात को सराहता हूं कि उन्होंने वो जो एक कंफ्यूजन था, जो GDA में दूसरे लोग शामिल हैं, क्योंकि पीर साईं पगारा की जो पार्टी है वो PMLF है, फंक्शनल है, और बहुत दीगर लोग जो उसमें शामिल हैं GDA में, वो ये चाह रहे थे कि कोई इंतशार फैले, और पीर साहब की जाहिर एक अपनी हैसियत है और उसके लिए उनके बहुत सारे जो मुरीदीन हैं वो पूरे सिंध से वहां पे जमा हुए, और वो इस तरह उनकी डिसबर्समेंट नहीं चाह रहे थे जो दीगर लोग थे। लेकिन पीर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से उन्हें कहा कि सब वो हों, और उन्होंने पाक फौज की भी तारीफ की, तो इस बात को हम मुस्बत समझते हैं और अच्छा रोल होना चाहिए। लेकिन अब दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं जी, और बहुत सारे लोग एहतजाज इस वजह से कर रहे हैं, एक तो वो कर रहे हैं कि उनके साथ धांधली हो गई, एक डॉक्टर साहिबा इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनको धांधली से जितवाया क्यों नहीं गया, वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है। तो अब ये तो आप ही फैसला कर सकेंगी कि कौन कह रहा है कि हमें धांधली के जरिए जितवाया नहीं गया और कौन कह रहा है कि हमारे से धांधली हो गई। लेकिन ये भी एक हकीकत है, एक बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो कह रही है कि हमें धांधली से जितवाया क्यों नहीं गया। और अगर आप जी नाज़िर साहब, मैं ज़रा ज़ैन साहब की तरफ चलती हूँ। ज़ैन साहब, अभी इस वक्त जहाँ एहतजाज की बात हो रही है, गो कि आपकी पार्टी में से अनाउंसमेंट आ गई है कि आप लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की हिदायत पे अपोजिशन में बैठेंगे। अभी कुछ देर पहले बैरिस्टर सैफ का बयान चल रहा था व्हेन इट कम्स टू ये पंजाब असेंबली और फेडरल में, लेकिन साथ ही साथ कल आपकी एक एहतजाज की कॉल भी है। आज जिस किस्म का मजमा जो है वहाँ पे जामशोरों में लगा, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी। लाइक आई सेड, PTI ऑलरेडी कह रही है कि हम जो है वो एहतजाज की तरफ निकल रहे हैं। मौलाना साहब भी इस केस में, तो आप लोगों की कुछ कुर्बतें बढ़ भी रही हैं। क्या आप समझते हैं लम्हा फ़िक्रिया है कि चीज़ें किस नहज पर जा रही हैं, जहाँ हुकूमत साजी तय नहीं हो पा रही, को हुकूमत लेने के लिए वफाक में किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, समझ नहीं आ रही किधर जा रही हैं चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, बड़ी मेहरबानी, बड़े अरसे बाद आपसे शो पे आपने बुलाया, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब अभी फरमा रहे थे, देखिए डॉक्टर साहबा, लम्हा फ़िक्रिया एक नहीं है, कहीं है। मौलाना का पहले वो बयान देना, आज उनका फिर उस अपने बयान से पीछे हटना। पीर साहब पगाड़ा, जैसे शाह साहब ने कहा, मैं इनकी बात की तायीद करता हूँ, पीर साहब पगाड़ा हमारे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है और बड़े बुर्दबार और बड़े एक सीनियर सियासतदान हैं। उनका ये बयान आना, उनका बाहर निकलना और उनका ये जलसा करना, उनका अपने मुरीदैन को इकट्ठा करना, अपनी जमात को इतनी कसीर तादाद में इकट्ठा करना, ये बातें करना, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि मुल्क के अंदर मूड क्या है। और अभी शाह साहब ने जैसे बात कर दी कि जी धांधली से कुछ लोग जीते गए और कुछ लोगों को एतराज़ है कि वो उनको क्यों नहीं जिताया गया, वो सब लोग उस तरफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है। आपने देखा जिस किस्म की हमारे साथ सलूक किया गया, जिस तरीके से, मैं ज़्यादा दूर ना जाए, मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। मेरे प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया, मेरे लोगों पे तशद्दुद किया गया, मेरे पेपर्स को छीना गया,
एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मरतबा मैंने 5वां सेट अपना जाके जमा कराया। जैसे कराया वो भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है। उसके बाद मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, मैं हल्के में नहीं जा पाया जी। शाह साहब अभी फरमा रहे हैं कि जो हेल्पिंग हैंड था वो सिर्फ उनको दिया गया है, तो मैं शाह साहब भाई हैं मेरे, लेकिन इनकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, मैंने NA 214 थरपारकर में भी इलेक्शन लड़ा है। थरपारकर के अंदर मैं वहां नहीं जा सका कैंपेन करने के लिए, लेकिन मेरे जो चीफ इलेक्शन एजेंट्स थे उनको उठाया गया, 3 दिन उनको पाबंद सिलासिल रखा गया। उसके बाद जब हमने वहां पर एहतजाज किया और हजारों की तादाद में बंदे आए तो उस प्रेशर में उनको रिलीज किया गया। हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वाज़े एज दी गई। तो ये हेल्पिंग हैंड सिर्फ उनको नहीं मिला, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को भी मिला है। हकीकत ये है कि जो कुछ हुआ 8 फरवरी तक हो गया। अब जो है जैसे भी आए मुंतखब होकर मेंबरान आ गए हैं, नंबर गेम आपके सामने है। हुकूमत इन्होंने बनानी है और ये हुकूमत बनाएंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों को जो है कन्विंस किया जाएगा कि वो हुकूमत बनाएं, और मैं चाहता हूं कि ये हुकूमत बनाए, क्योंकि ये तो कहते थे ना हम तजर्बाकार लोग हैं, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। तो जो मुल्क के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई आसमान से बातें कर रही है, आई वुड लाइक टू सी कि ये PDM 2 की जब हुकूमत बनती है तो ये क्या उसमें गुल खिलाती है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हमने पहले कहा कि हमारी सियासत हसूल इक़्तिदार की सियासत नहीं है, हमारी सियासत रूल ऑफ लॉ की सियासत है, हमारी सियासत पब्लिक मैंडेट को प्रोटेक्ट करने की सियासत है, हमारी सियासत जो है जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने की सियासत है, और हम उसकी खातिर जो है निकल रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल से भी पैगाम दिया कि मैं हर उस जमात से बात करने को तैयार हूं जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, पब्लिक मैंडेट की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रहा है। लेकिन हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हमने हुकूमतें नहीं बनानी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़े नंबर्स में आई है। हम एक क्रेडिबल ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, और हम बताएंगे, इन्होंने तो फ्रेंडली ऑपोजिशन आप लोग खेलते रहे ना, हम इनको इंशाअल्लाह वफाक में भी और पंजाब में भी वहाँ पर ऑपोजिशन करके दिखाएंगे, और इंशाअल्लाह हम इनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करके दिखाएंगे। अच्छा चलें, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी किस तरह करेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही है भी चीज़ें जिस नहज पे जा रही हैं आपकी। कभी एक नाम सामने आता है, वो पार्टी फिर बैकआउट कर जाती है, फिर दूसरा आता है, उस पर भी बात करेंगे ज़ैन साहब। लेकिन कमिंग बैक, नासिर शाह साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त किस मूड में है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेंगे, मिनिस्ट्रीज़ हमें नहीं चाहिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं उनमें हम शमूलियत इख्तियार करेंगे। जो ज़ैन साहब बात कर रहे हैं उसका डर कहीं ना कहीं आपको भी जो है वो बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो जो 16 माह की हुकूमत थी जो डिलीवर नहीं कर सकी, और उसके बाद इस वक्त जो है वो बैकलैश वोटर ट्रेंड्स में भी आया। PMLN तो बहुत ज़्यादा जो है उसको फेस किया है, लेकिन आपके खिलाफ जो है वो एक नफरत जो है वो बड़ी है। आप लोग जब 16 माह में डिलीवर नहीं कर सके तो इलेक्शन कैंपेन में हमने ये देखा कि आप जो हैं वो ये कहते थे हमसे बस हमारी मिनिस्ट्रीज़ का जो है हिसाब लिया जाए। PMLN जो है वो ये कहती थी 2013 से 2018 का जो है हमें बताया जाए। इन 16 माह में तो हमने सिर्फ मुल्क बचाया है, तो ये फिर कहाँ खड़े किधर है? मतलब आप कंफ्यूजन एक स्टेट लग रही है, लग रहा है कि आप चाहते हैं PMLN शुड बी सेट अप फॉर फेलियर। देखें, एक तो ज़ैन कुरैशी साहब या उनकी फैमिली हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ज़ैन ने वहाँ का जिक्र किया सिंध का, मैं इसलिए थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि इनके इल्म में ये है कि जो जिन अलाइंस की मैंने बात की थी उनको इनसे पूछें कि सपोर्ट थी या नहीं थी। हमें तो हमारे ख़िलाफ़ तो पूरा एक अलाइंस बना के दिया, ये उस अलाइंस में नहीं थे। मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ। PTI के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन भी पेश करता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि इस तरह की तमाम तर जो भी हर्डल्स थी उनके बावजूद उन्होंने वोट दिए। अब ये और बात है, अलहदा से बहस है कि किस तरह 2018 में इनको लाया गया, फिर इनकी जो तर्ज हुक्मरानी रही वो किस तरह थी, या जो इनफ्लेक्सिबिलिटी इनमें रही इनके बानी चेयरमैन में या दीगर चीज़ों में, वो अपनी जगह पे। अब आ जाए जो आपने बात की। देखें, इस वक्त जो क्राइसिस की सूरत हाल है उसका हल क्या है? हमें भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इलेक्शन का तरीक़ेकार रहा या जो रिज़ल्ट रहे, लेकिन अब इस क्राइसिस को कैसे हल किया जाए जब किसी एक के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है? तो उसका हल यही है कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। PTI वाले तो आपको पता है फ्लेक्सिबल है ही नहीं,
और अब PMLN को हमने कहा कि आप गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो फॉर्म हो ना, क्या अब दोबारा छोड़ दिया जाए कि जी फिर नए इलेक्शन हो जो 60 दिन या 90 दिन की बात करके फिर पता नहीं सालों होते हैं या नहीं होते। तो इसलिए एक गवर्नमेंट का बनना बहुत जरूरी है। फिर पीपल्स पार्टी ने वाजे किया है कि वो कोई ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं करेगी, बल्कि जो मुस्बत बात होगी गवर्नमेंट की उसमें उनको सपोर्ट किया जाएगा। उस बिल पे जरूर मे भी हम साथ ना दें जो हमारे मंशूर जो हमने दिया है उसके खिलाफ हो, लेकिन हमने एक अच्छी सिमत के लिए पीपल्स पार्टी ने ये कदम उठाया है और हम लोग बिल्कुल उसमें माजरत के साथ नाज़ साहब, ये तो लग रहा है मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे ना आए। जिस तरह 16 माह की हुकूमत में आई और उस पर भी आप ये कहते रहे कि बाकी हमारे से सिर्फ हमारी मिनिस्ट्रीज़ का जो है वो हिसाब लिया है, फाइनेंस हमारे पास नहीं थी, दीगर हमारे पास नहीं थी मिनिस्ट्रीज़। ये तो यही लग रहा है कि अपना बड़ा आप जो है वो टैक्टफुली जो है दामन बचाना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखिए, दामन हम बचाएं या दामन हम फैलाएं, हमारी बात सिर्फ ये है कि इस क्राइसिस को कैसे हल किया जाए जो इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है। ठीक है, कि कैसे एक नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसका तो कोई हल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, अगर इलेक्शन नेक्स्ट दूसरे इलेक्शन की कंफर्मेशन हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमें तो खुद बड़े। और दूसरी बात, PMLN से तो हमारा डायरेक्ट रहा है इलेक्शन में मुकाबला, और जो बात चेयरमैन साहब ने की वो सबके सामने है। लेकिन चेयरमैन साहब ने ये वजाहत से कहते रहे कि वो जो पुरानी तर्ज सियासत है जिसमें बदतमीजी की सियासत, लेग पुलिंग की सियासत, डिस्टेबलाइज करने की सियासत, वो नहीं होनी चाहिए। बल्कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क बहुत परेशान कुन हालात में, हमारे हर एक पाकिस्तानी, उसकी बेहतरी के लिए हमें बहुत सारे कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। चले, कड़वे घूंट आपको भी पीने पड़ेंगे, लेकिन लगता है सबसे ज़्यादा कड़वा घूंट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पीना पड़े। और कुछ नवाज शरीफ साहब को मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि विफाक में हुकूमत ना ली जाए। अफनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अफनान साहब करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफताब साहब, ये बताइए कि आज एक जो खबर आई उसमें कहा गया कि PMLN के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, PMLN के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो नवाज शरीफ साहब को एडवाइस कर रहे हैं कि हमें विफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। और फिर उस पर आपकी भी जो आपने रीट्वीट किया हुआ था और आपने कहा एक मुस्बत बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे बताएंगे ये बात ठीक है, ये चल रही है आपके क्वार्टर्स में कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ टूथलेस हुकूमत? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात हमारी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये बात उठाई जा रही है कि एक ऐसी हुकूमत लेना जिसके पास इख्तियारात ना हो और वो कोई रिफॉर्म ना कर सके, उस हुकूमत का जो है वो हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर उसका फॉल आउट जो है वो हम पे आएगा। जब हम कुछ उसको परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर उसको ले कर हमने जो है क्या करना। लेकिन ये मुशावरत ही है, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है इसके ऊपर। मैं भी यही मेरी राय है कि हमें पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है। और विफाक में जो है वो ये इस तरह तो जिस तरह का ये इलेक्शन था, इसके बाद तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि अब कैसे चलेगा आगे। मुझे चौधरी शुजात साहब की वो बात याद आ रही है जिन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि हालात उस तरफ चले जाएंगे कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहे होंगे कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको लग रहा है उस तरफ चीज़ें चली गई है ना उस तरफ? देखें ना, जो है वो हम लेने के लिए तैयार नहीं है, PTI कर नहीं सकती, पीपल पार्टी जो है वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है मेरा ख्याल है। तो जब ये कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजह ये है कि आपने इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन कर दी है मुल्क के अंदर, इतनी ज़्यादा कर दी है, और इख्तियारात की आप हर वक्त मुल्क में डिस्टेबिलिटी है, हर वक्त हर किसी से लड़ाई है। कहाँ जा रहे हैं फिर हम क्या मतलब हैपनिंग? अगर कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है जी, फिर क्या मतलब इतनी मेहनत एक्सरसाइज आप कहते हैं दोबारा हो? नहीं, दोबारा, और ये दोबारा खाली नहीं, इस केयर टेकर सेटअप और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कोई इलेक्शन पे अब दोबारा नहीं मानेगा। ये अगर दोबारा भी इलेक्शन होंगे तो नया सेटअप और नए इलेक्शन। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इलेक्शन से पहले सब केयर टेकर पे जो वो सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जो है उंगलियां उठा रहे थे, सवाए आपके। नहीं, हमारा ख्याल था कि अभी ये बात मैं तो ये देखें, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि अगर इलेक्शन के रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही गायब हो जाए
तो फिर उस इलेक्शन कमिश्नर पे कौन एतबार करेगा? अच्छा, बट अफनान साहब, ये आपकी इनफरादी राय है या आपके पार्टी के अंदर भी जो है ये मेरी अपनी राय है। इसके ऊपर जब पार्टी की पॉलिसी आएगी वो आने वाले एक दो दिन में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अंडर डिस्कशन है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हो सकता है मामला ना ही हो, उसी तरह ही चलता रहे। नासिर शाह साहब, आपको भी चीज़ें उसी नेज पर रखती जाती नज़र आ रही हैं जिसपे चौधरी शुजात कह रहे हैं कि कोई ये लेने के लिए मनसब तैयार ही नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर का मनसब कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और जिस तरह अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी केयर टेकर्स को हटाएं, नया इलेक्शन करवाएं, विफाक में जो है नया इलेक्शन होना चाहिए। क्या आप भी समझते हैं, एक तो ये कि क्या हम उसकी मुतहम्मिल हैं, एक नई एक्सरसाइज उसमें जो जितना फाइनेंसेस इन्वॉल्व होंगे, फिर हमारी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं सारी, आपको लगता है कि हम उसके जो है हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, वही इशू है ना जिसकी मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये क्राइसिस है। अब क्राइसिस को हल करना जो है ये उन पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है जो सिंसियर हैं, सीरियस हैं और समझते हैं कि मुल्क के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। ये हकीकत है कि जो गवर्नमेंट रही, अलायंस जो था, उसमें बहुत मुश्किल फैसले हुए और बड़े अनपॉपुलर फैसले हुए, लेकिन वो फैसले क्यों करने पड़े? ताकि मुल्क को बेहतर की तरफ लाया जाए। अब जो माने या ना माने, अब ये तो अवाम का फैसला था जो आया और जिसमें जाहिर है ज़्यादा मैंडेट मिला जो भी पीटीआई की सपोर्ट में थे, लेकिन अब चले फैसला है, इसके लिए सबको उसको मानना है। लेकिन उनकी जो कारकर्दगी रही उसकी वजह से ही वो जो गवर्नमेंट थी 16 माह की, 17 माह की, उनको ये मुश्किल फैसले करने पड़े। उन्होंने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, लेकिन अपनी रियासत को बचाने के लिए किया। अब भी उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इस क्राइसिस के मामले को हल करें। जैसा भी सिलसिला है, गवर्नमेंट जैसी भी है, उसको उनको आगे रन करना चाहिए ताकि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। नासिर शाह साहब, मैं आज दीगर टॉक शोज में अगर इजाज़त दें, आपने मुल्क बचाया भी। इमरान खान साहब बहुत बुरी तरीके से चला रहे थे, आपने मुल्क बचाया भी, लेकिन उसका फॉल आउट ये आया कि आपकी अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न हुआ, ना सिर्फ 16 महीने में बल्कि उसके बाद भी इमरान खान साहब की जमात को जो है, चाहे उनको जिस तरह भी क्रिपल कर दिया गया, जो भी हुआ, पजीराई उनको ही मिली। जी बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो एक झूठा बयानिया अब वो हावी हो गया, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? हमें तो लोगों का एहतराम है, अब जैसा भी वो मैंने, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। देखें, आज भी आप मीडिया पे, आपकी नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पीटीआई के कुछ दोस्तों की तरफ से बहुत अजीब सी बातें भी आएंगी जी 9 मई दोबारा क्या 10-12 बार भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, जिस तरह जैन कुरैशी साहब वाले या इनके वालिद साहब, ये सीनियर लोग हैं, ये समझते हैं नॉर्म्स को, कि अब 8 फरवरी को जहन में रखें, अब 9 मई को भूल जाएं। उसको आपने जिस तरह भी फेस किया है, अब दोबारा मुतमिल ना मुल्क हो सकता है, ना ही पीटीआई और ना ही कोई और पार्टी, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआईएफ हो या ये जीडीए वीडीए, कोई इस चीज की मुतहमिल नहीं हो सकती। और पीटीआई को अब 8 फरवरी जहन में रखकर आगे बढ़ना है। अब वो आए, गवर्नमेंट उनको मिल रही है केपी में, यहाँ पे वो बैठ रहे हैं। पहले भी उन्होंने गलती की, उस वक्त इनके बानी जो थे पीटीआई के, उन्होंने सबको असेंबलियों से छुट्टी करा दी। वो रहते तो फिर ये नॉमिनेशंस जो थी केयर टेकर की, दीगर चीजों की, ऑपोजिशन में यही होते ना। लेकिन उन्होंने तो वो सिलसिला किया ही नहीं, बल्कि 2 अच्छी भली असेंबलियां चल रही थी पंजाब के पी की। उनको अब इन चीजों से सबक सीखें, अब ये इस चीज को आगे बढ़ाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए अपना रोल मैं जरा जैन कुरैशी साहब से, क्योंकि 9 मई की बात हो रही है। जैन कुरैशी साहब आज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने 9 मई के हवाले से ये कहा है कि जी कुछ मुख्तलिफ हलकों की जो है वो कुछ सीनियर लोग जो हैं उनकी मुलाकात हुई है या उनकी मैसेजिंग जो है वो हुई है खान साहब के साथ, और उनको कहा गया है कि आप 9 मई पे जो है वो माफ़ी मांगें और आप कहें कि मुझसे गलती हुई और मैं आइंदा नहीं करूँगा, इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं होगी, नहीं दोहराई जाएगी। इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें, फिर आगे चलती हूँ।
डॉक्टर साहब इसकी ना मैं तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ पे नहीं मौजूद था। सीनियर जर्नलिस्ट अगर कह रहे होंगे तो उन्हीं को करनी पड़ेगी। बट आपको मैं ये मुबारकबाद ज़रूर देना चाहता हूँ कि नासिर शाह साहब और मैं कम से कम इस बात पर इत्तफाक कर लेते हैं कि हम तो भाईजान 9 मई भूलना चाहते हैं, 8 फरवरी की बात करना चाहते हैं। आप हमें भूलने नहीं दे रहे उसको। हमने 8 नहीं, अब तो कुर्बतें कुछ बढ़ नहीं रही, आप दोनों की आपस में चले, आप वैसे भी एग्री कर रहे हैं एक चीज़ पे, लेकिन सुना है कुछ कुर्बतें भी बढ़ रही हैं। कुछ शायद आपके जो पीएम के कैंडिडेट हैं उमर अयूब साहब, उनकी भी गालिबन एक आधा दिन में कोई मीटिंग है, संडे को शायद मीटिंग है जरदारी साहब से। मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया डॉक्टर साहबा, हम हसूल इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे, हम असूल की सियासत कर रहे हैं। उस असूल पे और उन नासिर शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की इन्होंने बात की, इन्होंने रवादारी की बात की। हम तो कह रहे हैं कि जो बंदा, जो जमात, जो लोग आज मुल्क को बचाने की बात करेंगे, इस सानिये से आगे चलने की बात करेंगे, हम उन सबका साथ देंगे। मुझे अब सिर्फ 2 मिनट देंगी, मैं 2 बातें करना चाह रहा हूँ। शाह साहब बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन शाह साहब की गुफ्तगू और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात से मुझे ना मैस कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। वो आपने बात बड़ी ठीक की कि ये दे वांट टू हैव द केक एंड ईट इट टू। शाह साहब ने भी फरमाया, और ये वो टिपिकल प्ले बुक है जरदारी साहब की, वो जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं ना जी, कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए करवा घूंट लेना चाहते हैं। लेकिन करवा घूंट इनका क्या है? इनके करवा घूंट का प्रपोजल इनका ये है कि जी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हम कोई नहीं लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हम ले लेंगे। सदर जरदारी साहब को बना दो, गवर्नर्स हमें दे दो, चेयरमैन सेनेट हमें दे दो, स्पीकर असेंबली हमें दे दो, और जो वजारतें वो सारी तुम बांट लो। व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग इज कि ये अब आवाम बहुत चेंज हो गई है, आवाम में बड़ा शऊर आ गया है, और ये चीज़ नहीं फ्लोट करेगी। ये जो बीच का रास्ता लेने की कोशिश करे, ये काम नहीं करेगा। इसी तरीके से अफनान मेरा भाई है, बट अफनान ने भी यही, मुझे तो ताज्जुब हुआ अफनान की बात सुन के कि उन्होंने आज केयर टेकर सेटअप के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवालिया निशान उठा दिए। हालांकि हमें ये लगता था कि जो केयर टेकर सेटअप है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। तो आज नून लीग भी कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। मैं डॉक्टर साहबा आपको जिसको कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर रहा हूँ आपके लिए। ये बहस हम सारी रात करते रहे, चलती रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना कह लें कि हम नहीं लेना चाह रहे, इनके पास ये ऑप्शन नहीं है। बड़ी मेहनत की गई है, बड़ा तगोदौ की गई है इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इनको ये ऑप्शन नहीं दी जाएगी। ये दोनों इकट्ठे भी होंगे, ये दोनों हुकूमत भी वफाक में बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि PDM 2 क्या करती है। आपका मतलब है देयर बीइंग सेट अप फॉर फेलियर। आप ये कह रहे हैं कि दोबारा जो है ये एक, इनके पास अब ऑप्शन कोई बची नहीं है, इन्हीं को बनानी पड़ेगी। Well, given the fact that they are the most experienced team, तो इनको फेल तो नहीं करना चाहिए। They are being set up for sure, but whether they sink or swim वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, लेकिन आपने मेरी दूसरी बात का जवाब नहीं दिया, कन्वीनियंटली आपने उसको इग्नोर कर दिया। जो उमर अयूब साहब के हवाले से आपके PM के कैंडिडेट भी थे, जो खबरें आ रही हैं वो क्या सही है? जरदारी साहब के साथ कोई मुलाकातें तय हैं? डॉक्टर साहब मेरे इल्म में नहीं है, ऑब्वियसली मेरा इतना उनके साथ रब्ता अभी नहीं है जितना मैं चाहूँगा, बट मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, तो आई कैन नाइदर कंफर्म नॉट डिनाई इट। शाह साहब, अगर आपसे पूछ लूँ कि आपके फ्रंट पे जो है, क्या इस तरह की कोई बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कोई रास्ते खुल रहे हैं इस तरह? जी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले भी हुए हैं और हम खुद भी बातचीत करने के लिए सबसे तैयार हैं। ये तो जाहिर है पॉलिटिशियंस को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और पॉलिटिशियन कैन नॉट बी इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि पॉलिटिक्स में ऐसी बात हो। अगर अच्छा, और राब्ते रखने चाहिए। देखें, आगे कोई ऑपोजिशन में रहे, कोई गवर्नमेंट में रहे, या कोई जैसे भी रहे, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत ये हुआ क्यों है? ये सारी चीजें क्यों हुई? ये जमूद क्यों हुआ था लास्ट टेन्योर में भी? क्योंकि खान साहब किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और बाद में ऐसा वक्त आया कि उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये इस तरह की सूरत हाल से सबको सीखना है, और हमने अब आगे बढ़ना है। अब मुल्क को चलाने के लिए हर किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतने इलेक्शंस जो हैं वो आपने भी देखे, मैंने भी देखे। मैं तो पिछले तीसरा इलेक्शन है जो कवर कर रही हूँ, उसके बाद हमेशा ये होता है जी आगे चलें, मुल्क की और अपनी गलतियों से सीखें। लेकिन माज़रत के साथ वही गलती जो है वो हम रिपीट करते जाते हैं। एक्टर्स डिफरेंट होते हैं, गलती वही चलती जाती है। मैं ज़रा एक आगे चलती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक फॉर्म 45 के हवाले से बहुत सारी इस वक्त जो है कंट्रोवर्सी बनी हुई है। उस पर अता तार साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है, पहले ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर मैं अफनान साहब से पूछूंगी
कि इसकी क्या मंतक क्या है। और आपको किसने मना किया था कि जब फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास लेके आया है कि आप उसका इंतजार ना करें, आपको जल्दी थी अपनी फतह का जश्न मनाने की। तो ये फॉर्म 45 वाला जो खिलवाड़ आपने किया है ये समझ में आता है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं था, आपके पास और कोई तरीकेकार नहीं था कि आप ये इलेक्शन जीत जाते। तो आपके पास तरीका एक ही बचा था कि आप जाली फॉर्म 45 एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 जारी कर दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दें और इस डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में केओस फैला दें, मुल्क के अंदर एक तबाही फैला दें और कोशिश ये हो कि मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल हो, धांधली का रोना रोया जाए। अच्छा अफनान साहब, ये क्या बात है कि पूरी सारी बाकी जमातें जो हैं उनके पास और 45 हैं, फॉर्म 45 हैं, आपके पास और हैं। बल्कि एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ भी बनी, अभी मुझे याद है इलेक्शन का अगला दिन था या उसी दिन या अगला दिन आई रिमेंबर, तो जो ये NA-15 का रिजल्ट आ रहा था उसमें जो टोटल वोट्स थे, जो आपकी तरफ से ट्वीट भी की गई, जो टोटल वोट्स थे वो कम थे, नवाज शरीफ साहब को जो वोट्स पड़े थे वो ज्यादा थे और उस पर बाकायदा तस्दीक और मोहर और सारा 130 की बात कर रही हैं? नहीं, आई थिंक जो मानसरा वाली है 15 तो हार गया तो उसमें तो। नहीं, उससे पहले मैं बता रही हूँ कि जो आपकी तरफ से ट्वीट की जा रही थी, मैं ये बात कर रही हूँ, वो फॉर्म 45 की बात कर रही हूँ। देखिए ये तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि उस दिन बड़ी कन्फ्यूजन थी और उसकी एक वजह ये भी है कि डेलिबरेटली PTI की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई गई। नहीं, लेकिन उसने तो ये हो रहा था ना कि मैं गुजारिश मतलब जो वोट वहाँ पे थे वो कम थे और नवाज शरीफ से ज़्यादा वोट। मैं गुजारिश करता हूँ, देखें बात ये है कि इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है और वो ये है कि जब आप इलेक्शन में वोट देने के लिए जाते हैं तो जो लॉग बुक में आपका थंब इम्प्रेशन लगता है, आप उस थंब इम्प्रेशन से CNIC को चेक कर सकते हैं। देयर इज नाजरा के पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसकी एक ऑडिट करा के क्या कहते हैं वेरिफिकेशन करा लें। कोर्ट खुली हुई है और ये ज़रूर कराना चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जिसको ज़ाहिर है आप 50,000 बंदे ला के स्टाम्प तो नहीं करा सकते ना। अगर ठप्पे लगे हैं तो जो है वो थंब इम्प्रेशन जो है गलत होगा, उसके ऊपर आप पकड़ सकते हैं और मेरा ख्याल है यही कराना चाहिए ताकि ये मामला किसी कंक्लूजन की तरफ जाए और जो कल्प्रेट्स हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं है। अगर इस तरह RO जो है इलेक्शन बेचना शुरू हो गया तो फिर तो इस मुल्क में कोई इलेक्शन अगर बेचना शुरू हो गई, ROs ने बेचा इलेक्शन। देखिए मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि ज़ाहिर ये एलिगेशन ही है, अभी प्रूव नहीं हुआ कहीं पे, लेकिन लग यही रहा है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा मिसमैच नहीं हो सकती जितनी मिसमैच जो है ये आ रही है। और फिर जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने की है और फिर जो बात पीर पगारा ने की है, बड़ी अहमियत है। आप तो वो अगर ये बातें टैली कर जाएंगी तो ये मुझे जो है ये इस इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो तो मतलब बड़ा डाउटफुल हो जाएगा कि ये इसको कैसे कहते हैं कोई भी एक्सेप्ट करेगा। 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो है वो टेकअप भी कर रहा है, आई बिलीव ट्यूसडे को जो है वो टेकअप कर रहा है इसको, इस मैटर को। बट हमने जो देखा है, जो हिस्ट्री टेल्स अस, अभी भी मेरा ख्याल है 2013 के बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े। कासिम सूरी वाला, हाँ जी, तो कासिम सूरी भी स्टे पे चलते रहे सारे, तो वो कहीं जाता मंतकी अंजाम तक जाता कहीं नजर नहीं आता। कोर्ट्स पे एक्स्ट्रा बर्डन बस पड़ता जाता है और कुछ नहीं। देखिए कोर्ट्स ही इसको इशू को रिजॉल्व कर सकती हैं, अदरवाइज ये इशू रिजॉल्व होगा ही नहीं। और ये जो है ये और इसका बड़ा सिंपल मेरे नज़दीक एक फार्मूला है, वो ये कि आप फॉरेंसिक ऑडिट करा लें किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू जो बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। किसी को आप कहें कि ये सारा वो निकाले, किसी 10-15 से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी है क्या। अगर तो धांधली नहीं होगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ऊपर चली जाएगी, तमाम पार्टियां उस पर इतफाक कर जाएंगी। अगर धांधली हुई होगी तो फिर जाहिर है वो तो फिर उसको तो फिर कोई रिजल्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक, चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इस पॉइंट पे जैन के पास भी जाएंगे। I'll take a short break, we'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो ट्यूसडे को केस टेकअप किया जा रहा है ये इलेक्शन के हवाले से, 3 मेंबर लार्जर बेंच जो है वो टेकअप कर रहा है केस को, लेकिन उसमें जो अफनान साहब की इस वक्त तजवीज़ है वो वही है जैन साहब जो आपकी पार्टी माजी में दिया करती थी कि जी फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें। क्या आप समझते हैं इससे मामला जो है वो हल की तरफ जाएंगे, या फिर माजी की जो हमारी एक हमें चीज़ नज़र आती है, कासिम सूरी साहब 5 साल जो हैं वो चलते रहे, स्टे पे चलते रहे, 5 नहीं 4.25 साल जो है वो स्टे पर चलते रहे, उसी तरह सीट बहरहाल उनके पास ही रही, स्पीकर बने रहे वो 4.25 डेप्यूटी स्पीकर बने रहे 4.25 साल। हैविंग सेड दैट, डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग? डॉक्टर साहबा, कौन कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्लेक्सिबल नहीं है?
आज आपके शो में मैंने एक बात नासिर शाह साहब की मान ली, एक बात मैं अपने भाई अफनान की मान रहा हूँ। आप कराएं फोरेंसिक ऑडिट, बल्कि ज़्यादा दूर ना जाएं। डॉक्टर साहब मुझे 2 मिनट दें, ज़्यादा दूर ना जाएं। मैं अपने हल्के देता हूँ आपको, मुल्तान के 2, इनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। NA 148 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते 105 वोटों से। आप हल्के पूरे का भी ना कराएं। मैं एक पोलिंग स्टेशन आपको बताता हूं बहादुरपुर की, उसका फोरेंसिक ऑडिट करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। NA 151 में मेहर बानो जीती है, वो हल्का था जहां से साबिक मैं MNA था, वहां का फोरेंसिक ऑडिट करा ले, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 16,000 वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अफनान ने तो बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जस्ट गिव मी 1 मिनट डॉक्टर साहब, जस्ट गिव मी 1 मिनट। डॉक्टर साहब ने तो अच्छी बात कर दी। अता तारड़ साहब पता नहीं कौन सी ऑल्टरनेट रियलिटी में रहते हैं, फॉर्म 45 नहीं है, फॉर्म 45 नहीं है। जब वो और मरीम औरंगजेब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो स्प्लिट स्क्रीन के अंदर आप देख रहे थे कि PTI का मैरियट के अंदर जो इजलास हो रहा था, हम प्रोजेक्टर के ऊपर फॉर्म 45 दिखा रहे थे। मेरे पास NA 151 के 281 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौजूद है। उन फॉर्म 45 के अंदर हम 6,500 की लीड से इलेक्शन जीत रहे हैं। मजेदार बात मैं आपको बताऊं, मेरे 2 MP नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे MPs के रिजेक्टेड वोट 4,201 के और 4,500 दूसरे के हैं। MNA का 18,000 रिजेक्टेड वोट है। अब मैं एज ए वोटर जाता हूं, आप भी जाती हैं, एक ग्रीन पर्ची मिलती है, एक व्हाइट पर्ची मिलती है, तो ये कैसे हो सकता है कि ग्रीन पर्ची पे वो ठीक रहते हैं, व्हाइट पर्ची पे अंधे हो जाते हैं वो जाके? तो ऐसे नहीं होता। कराएं फोरेंसिक ऑडिट, आपको पता चल जाएगा। अता तारड़ साहब ने बात की है कि जी इन्होंने फॉर्म 45 नकली दे दिए। डॉक्टर साहिबा, हमारा हाल ये था, RO साहब हमारी कोई एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसरों का हाल ये था कि जिस बंदे के पास मेरा अथॉरिटी लेटर था उसको इन्होंने पोलिंग स्टेशनों में नहीं बैठने दिया। मैंने अपने पोलिंग एजेंट्स को औरों के अथॉरिटी लेटरों पे बिठाया जाके, या मिन्नत अल्लाह करके बंदे बिठाए हैं। वहां पे हमें फॉर्म 45 सेकंड मिल सकता है, हम जारी फॉर्म 45 ला सकते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं? मेहरबानी करें, मैं अफनान की बात से एग्री करता हूं, फोरेंसिक ऑडिट कराएं, मेरे 2 हल्कों को कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम रिजल्ट तस्लीम कर लेंगे। शाह साहब, आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव है? आप समझते हैं कि ये होना चाहिए या एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी? बिकॉज हमें जो हिस्ट्री बताती है तो यही लगता है एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, चलते रहते हैं केसेस, आगे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचते नहीं है। ऐसा बिल्कुल होना चाहिए और फिर वो अंजाम तक भी पहुंचे और फिर इसमें सजाएं भी हों, जजा सज़ा का भी अमल होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जैसे आप कह रही हैं कि 3 रुकनी बेंच बना है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के होते हुए ऐसा होना मुमकिन भी है और ये ज़रूर होना चाहिए। बल्कि मैं जो जैन साहब का सिंध का हल्का जो था थर का, जहाँ से पीर अमीर अली शाह साहब 1 लाख से ज़्यादा वोट लेके जीते हैं, वह हम हाजिर हैं कि वहाँ का फोरेंसिक ज़रूर कराया जाए और पहले स्टार्ट वहीं से की जाए। शाह साहब, आपने बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। ये ना हो कि आपके जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं वो पीछे हट जाएं आपकी इस ऑफर के बाद। इत्तेफाक से वो मेरे पास ही बैठे हैं और उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई है। पोलिंग स्टेशन उठा के, पोलिंग बॉक्सेस उठा के भाग जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस उठा के भाग जाते हैं। उन पे जो मेरे बहुत मोहतरम है जैन साहब, इनके जो कैंडिडेट थे मेरे ख्याल में वो तीसरे पता नहीं चौथे नंबर पे आए हैं। दूसरे नंबर पे वो जो GDA के थे, जो अलायंस जो एक बड़ा जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई थी, दूसरे नंबर पे वो था। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके 1 लाख से ज्यादा कराची के हल्कों का क्या कहते हैं? 2018 में भी एक सेकंड और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 में भी वो बड़ी भारी अक्सरियत से सीट जीती थी और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, मैं उनका दिल से इज्जत करता हूँ मखदूम साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की। मेरे ख्याल में वो उस सीट पे हारे थे। 2018 का इलेक्शन था, RTS का इलेक्शन था और पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल हालात में उस वक्त थी, लेकिन उसके बावजूद सिंध के लोगों ने मैंडेट पीपल्स पार्टी फरमा रहे हैं। शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में भी 40 पोलिंग स्टेशनों के बैलेट बक्से उठा लिए गए थे, उनको आग लगा दिया गया था। हमारी पिटीशन आज भी पड़ी है, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। बट मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, थर का एक हल्का आप खोल दें, कराची का एक हल्का मैं बता देता हूँ, आलमगीर खान का हल्का खोल दें। उस शरीफ आदमी ने 1,11,000 वोट लिए, उसका लाख वोट खा गए, 11,000 पे उसको खड़ा कर दिया आके। तो कराची का भी एक हल्का खोल ले। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं जी, कराची के हल्के खोलने के लिए भी हाजिर हैं। मैं इसका बड़ा सिंपल सा हल बता जी, बिल्कुल पूरी सिंध के हल्के खोलने के लिए हम हाजिर हैं।
5 बड़ी पार्टियां लें, हर किसी से 3-3 हल्के नॉमिनेट करवाएं और मेक श्योर करें कि सूबे सारे कवर तो मेरा ख्याल है जो मंगल को ये अब हो रही है, समात हो रही है, इसमें आप सबको जाके फिर अपना ये जो आपके ओपिनियंस हैं देने चाहिए या आपकी पिटिशंस जानी चाहिए कि ये कर लें। वो तो जो लीड कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वही इसको करेंगे मामले को। लेकिन ट्रांसपेरेंसी अगर सिस्टम में लानी है तो एक ऑलरेडी हमारा सिस्टम इस तरह का है, ये जो ये एग्जिस्टिंग है, इसमें पता चल जाता है अगर धांधली हुई भी, चाहे जो मर्जी कर लें वो। उसकी वजह ये है कि आप करोड़ों लोगों को घरों से निकाल के थंब तो लगा नहीं सकते उनका, तो वो आपको बुकलेट मैच नहीं करेगा। जैसे बुकलेट मैच नहीं करेगा इसका मतलब आपका काम ठीक नहीं हुआ। और जितने ज़्यादा वोटों का डिफरेंस आ जाए ठप्पों के हिसाब से, उतने वोट आपकी जाली डले। बड़ा सिंपल तरीका है। नहीं, लेकिन फिर उसमें तो यही बात है ना कि ये बातें तजवीज़ आप सारे दे रहे हैं, फोरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है, 3-4 हल्के जो हैं वो हर नॉर्म, लेकिन ये करने के लिए ऐसा कोई तैयार है नहीं। तैयार की जरूरत नहीं है ना। देखें, अगर ये केस चला गया है कोर्टों में, तो कोर्ट के अंदर अब ये कोर्ट ने बेसिकली इस पर डिसाइड करना है ना। कोर्ट तो किसी को बुला के भी, इलेक्शन कमीशन को भी कह सकती है कि आप ये इसका जो है आप लोगों की पिटीशन जाएगी, आप लोगों की तरफ से चली गई है ना ऑलरेडी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ पिटीशन में चीज़ इंक्लूड भी हो ना कि ये कर लेंगे। जो पार्टी अभी लीड कर रही है इसको, उनको चाहिए कि ये पिटीशन लेके जाएं और ये जो है ये, और ये बड़ा सिंपल तरीका है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं दोबारा इलेक्शन कराने की, पोलिंग बहुत, और ये वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये बिल्कुल ये जो जैन कह रहा है कि एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे हुआ, उसका खोलें डब्बा, उसके अंदर आपको सारा नजर आ जाएगा अगर हुआ होगा। कौन सा मुश्किल काम है। चले देखते हैं कि क्या होता है। मैं अफनान से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं आखिरी बार डॉक्टर साहब, मैं अफनान से एग्री करता हूं, और हम लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया हुआ भी है। हमने तो इलेक्शन कमीशन में सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की कार्रवाई की भी है, और हम तो चाहते हैं कि फॉर्म 45 को जो है रिविजिट किया जाए, उनको देखा जाए। बिल्कुल अफनान दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसकी कंपैरिजन कर लें। सिर्फ रिजेक्टेड वोट्स देख लें, आप हर पोलिंग स्टेशन भी ना खोलें, जो 18,000 आपने वोट रिजेक्ट किए हैं उनको देख लें, उनमें आपको पता चल जाएगा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है। चलें ये देखते हैं जी किस तरह जाता है, क्योंकि धांधली का आज तक किसी को जो है वो उस तरह रिजल्ट नहीं मिला जिस तरह जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जैन साहब, जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट बैरिस्टर सैफ की तरफ से आई है, उस पर भी आपका कमेंट लेना चाहूँगी। प्रोड्यूसर साहब, अगर सुनवा दीजिए बैरिस्टर सैफ क्या कह रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। अमेरिका के हवाले से खास तौर पर पैगाम दिया है कि अमेरिका ने तमाम इलेक्शन को मॉनिटर किया, सारी दुनिया ने मॉनिटर किया, दुनिया की तमाम एजेंसियों ने मॉनिटर किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए, उसमें मजीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं, जो बद इंतजामी का मुजाहिरा किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के जरिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना, ये अमेरिका का जो फर्ज बनता है, वो फर्ज अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। जैन साहब, अमेरिका ने फर्ज पूरा नहीं किया, अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई भी, और अब अमेरिका ने फर्ज पूरा नहीं किया कि अमेरिका ने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई इस धांधली के। ये कुछ मंतक समझ नहीं आ रही, और ये कह रहे हैं खान साहब, ये कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज ये है कि अमेरिका को वैसे हम लोग इतना इस मुल्क में वो करते हैं ना, तरजीह देते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे पास यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स थे, मेरे हल्के में कैनेडियन ऑब्जर्वर्स थे, यूएन के ऑब्जर्वर्स थे, अमेरिकन भी थे। मुझे पता है आप बहुत अच्छी तरह घुमा सकते हैं, मैं तो सिर्फ बैरिस्टर सैफ का बता रही हूँ। उसी अमेरिका बहादुर से जो है कहा जा रहा है, इसको कह रहे हैं हम कोई गुलाम है हमसे। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका उसकी वजह है, उसकी वजह है कि अमेरिका जो है जाहिर है बड़ी बारीक बीनी से पाकिस्तान की सियासत को देखता है और उसमें इंटरेस्ट भी रखता है। तो आई थिंक शायद उन्होंने वैसे एक नाम लिया है, बट सिर्फ अमेरिका नहीं है। लाइक आई सेड, यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर जी, अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका को अपना फर्ज जो है वो पूरा करना चाहिए। बिग ब्रदर है ना, तो बिग ब्रदर को तो फिर करना चाहिए अपना फर्ज पूरा। बिग ब्रदर करना चाहिए, सारी दुनिया के ठेकेदार बने हुए हैं, तो फिर यहाँ पे आके अपना रोल अदा करें। राइट। एक जहाँ वो मीठा आप कड़वा थू जहाँ आपको लगता है आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, तो वहाँ पे आप कह रहे हैं जी फर्ज अदा करना चाहिए। वैसे आप कहते हैं हमारी पॉलिटिक्स में क्यों इंटरफेयर करते हैं। ऑन दैट नोट विल हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैन कुरैशी साहब, थैंक यू, एंड साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।